एंड वेलकम। तो आज हम लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 को पढ़ने जा रहे हैं और ये हैलोजन ग्रुप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 17। Group 17 elements: chlorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and tennessine are the member of group 17. ठीक है, तो ये आप लोगों ने ग्रुप 17 के मेंबर्स के नाम देखे। ऊपर से नीचे अगर लिखा जाए तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इसके बाद एस्टाटीन, और उसके बाद आपने देखा टेनेसिन। इसको याद करने के लिए सीक्वेंस है फकल बरिएट। क्या बोलते हैं हम इसको? फकल बरिएट। कॉमन सिंबल भी यूज होता है एक्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के लिए कॉमन सिंबल यूज होता है एक्स, और इनको हम हैलोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। और इस फैमिली को फिर हम क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी जनरल प्रॉपर्टी से ही आपको पता चल जाएगा, वैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा था इसको। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजेंस। ग्रीक वर्ड हेलो का मीन्स होता है सॉल्ट, ठीक है, एंड जेंस का मतलब होता है बॉर्न। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसे जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, हेलोजेंस। जैसे अगर कोई प्लांट है, मान लीजिए अगर कोई प्लांट है और वो सी वाटर में आसानी से उग सकता है, या ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्ट के कंसंट्रेशन थोड़े ज्यादा है, किसी भी तरह का सॉल्ट हो सकता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और वहां पे वो प्लांट इजिली ग्रो कर रहा है, या वहां पे वो ग्रो करना पसंद करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट यानी ऐसा प्लांट जो सॉल्टी कंडीशंस में अपने आप को ग्रो कराता है। तो हेलो वर्ड का सिंपल सा मतलब आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, तो हेलोजन को भूलना नहीं बेटा, याद रखना। द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स like group 1 and 2. The elements of group 17 show great similarity among themselves। है ना, जैसे 1 और 2 वाले बहुत सिमिलर होते हैं, एक जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, वैसे ही ग्रुप 17 वाले भी बहुत सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आउटर मोस्ट पार्टिकल में। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी चीज को। That much similarity is not found in the elements of other groups of the periodic table. Also, there is a regular gradation in their physical and chemical properties. Astatine and tennessine are radioactive elements. So, इस point को note कर लिया जाए बच्चों, that astatine and tennessine are radioactive elements. Now, about the occurrence, fluorine and chlorine. Chlorine and chlorine are fairly abundant, while bromine and iodine less. They are found in very less amount. Okay, fluorine is present mainly as insoluble fluorides, that is fluorospores CaF2, cryolites Na2AlF6, fluoroapatites, then 3Ca CO4 dot CaF2. You can see all these chemicals, and small quantities are present in soil, river water, plants, and bones and teeth of animals. Sea water contains chlorides, bromides, and iodides of sodium, potassium, magnesium, and calcium, but is mainly sodium chloride solution. ठीक है, what it is?
mainly sodium chloride solution 2.5% by mass. So the deposit of dried up seas, the deposits of dried up seas contain these compounds. For example, सोडियम क्लोराइड, जब पानी सूख जाता है तो NaCl आपको मिलता है. देन कार्नलाइट, ठीक है, दैट इज KCl MgCl2 डॉट 6H2. तो जब वो डिपॉजिट्स में जब ये ड्राई होते हैं तो ये मटेरियल्स आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, यानी ये मैक्सिमम जगह आपको अवेलेबल, ये इजीली आपको देखने को मिल जा रहा है. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके. नाउ certain forms of marine life, certain forms of marine life contain iodine in their system. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine, and child sulfur contains up to 0.2% of sodium iodide. ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन है, और तरीका यही है कि इसको बस सिन इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसीलिए इसकी हम बात ही नहीं करते. बस समझ में आ रहा. टेनिसन की हम क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि सिंथेटिक है. और फिलहाल क्लास 12th की बात करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस इतना ही बहुत है, इतना ही आपको पढ़ना है. इवन ग्रेजुएशन में भी इतने में आपका काम चल जाता है. ओके. और टेनिसिन का जो सिंबल है वो है TS. ठीक है, क्या है वो? TS है. एटॉमिक नंबर 117 है. एटॉमिक मास 294 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रेडॉन के बाद 5F14, 6D10, 7S2 एंड 7P5. ये देख रहे हैं ना, 7P5. इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाए, सभी हेलोजन की बात हो रही है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P5 होता है. एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो P कंप्लीट हो जाए, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज में से एक हो जाती है. तो अब ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर्स को आप अभी देखेंगे आगे. तो हम आगे मूव करते हैं. ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट कुड बी प्रिपेयर्ड. ऑल्सो इट्स हाफ लाइफ इज मिली सेकेंड्स ओनली. फिर से याद कर लीजिए, मिली सेकेंड्स का इसका हाफ लाइफ होता है. ये सब नीट और IIT के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इट्स केमिस्ट्री कुड नॉट बी एस्टैब्लिश. इसीलिए अभी तक इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा छानबीन हो नहीं पाई है. तो ये ग्रुप में ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना. एंड फाइनली एस्टेटीन भी है यहाँ पे 80. एटॉमिक नंबर की बात करें, फ्लोरीन है 9, क्लोरीन है 17, ब्रोमीन है 35, आयोडीन है 53, एंड हियर एस्टेटीन इज व्हाट, 85. एटॉमिक मास भाई जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट तो होता ही नहीं. यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली. 19, 35, 79, 126, 210, इसमें कोई इफ बट तो होता नहीं. ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपली स्टेप वाइज मैनर में बढ़ती ही चली जाएगी. ऑर्बिटल्स के नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे. पहले 2s 2p है, फिर 3s 3p होंगे, फिर 4s 4p होंगे, फिर 5s 5p होंगे, फिर 6x 6p होंगे. तो ये एकदम स्टेप वाइज, यहाँ तक आप देख रहे हैं एकदम जनरल कॉमन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं सभी के सभी, चाहे वो कोई भी हो. कंट्राडिक्शन वाला कोई सवाल ही नहीं उठ सकता. आगे बढ़ते हैं. कोवैलेंट रेडियस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कोवैलेंट रेडियस बड़ा होगा. ये एकदम कंफर्म है क्योंकि एटम की साइज भी बढ़ती ही है.
तो बिल्कुल वही हुआ है, पिकोमीटर में है कोवेलेंट रेडियस 64, 99, 114, 133, देख रहे हैं एकदम स्टेप वाइज मैनर में ये रेडियस बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कहीं कोई कंट्रोडिक्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। आयोनिक रेडियस नॉर्मली हेलोजन क्या करते हैं भाई, P5 है ना, किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाए, ये क्या हो जाएगा, P6 हो जाएगा। किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा P6। दिस इज क्लियर, क्लियर है ना। तो जब भी आयनिक रेडियस की बात करेंगे, मतलब ये नॉर्मली इस कंडीशन में आपको आयन मिलेंगे हेलोजन वाले। समझ में आ गया ना, गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आगे देखते हैं। आयोनिक रेडियस की बात करेंगे तो भाई जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, क्योंकि एटम की साइज बढ़ रही है तो आयन भी तो उसी रेशियो में बढ़ेंगे, यानी आयोनिक रेडियस भी ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पे बढ़ते हैं। 133, 184, 196 एंड 220। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और नॉर्मली ऊपर से नीचे जाने पे ये कम होता है, क्योंकि साइज बड़ी होती है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली जो सबसे ऊपर वाला आपका एलिमेंट होता है, उसके कंपेयर में उसको कंपेयर करें अगर, तो उससे कंपेयर करने पे हमको ये पता चलता है कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। तो 1680 सबसे पहले, फिर 125 में अचानक से बहुत बड़ा गैप है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलो जूल पर मोल का गैप आता है फ्लोरीन से क्लोरीन के बीच में। इससे पता चल रहा है कि फ्लोरीन निकलने नहीं दे सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत मुश्किल से ही निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करके ही निकाल सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन में भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़े, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है भाई, मोर देन 1000, और ये मतलब किलो जूल पर मोल, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसी तरह से यहाँ भी 1008 है, इतना आसान नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना इनसे बहुत आसान नहीं है। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो ऊपर से नीचे इस ग्रुप में जाने पे ये डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी आप जानते हैं, ये तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुरंत इस चीज में तो बहुत ही क्विक एक्शन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है, ये वैल्यू इंक्रीज होती है। अभी तक आपने वैल्यूज को डिक्रीज होते हुए देखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने से। इज इट क्लियर, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। सबसे पहले फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, देन क्लोरीन 3.2 है, फिर ब्रोमीन 3 है, आयोडीन 2.7, 2.2, नो प्रॉब्लम इज देयर, बहुत इजी है। अब आप जरा इसको देखिए 4, क्या इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कभी भी किसी भी एलिमेंट का देखा था इसके पहले? केमिस्ट्री इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नहीं ना। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी इसलिए बहुत ही डिफरेंट होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। देन हाइड्रोजन की बात करें इनकी, है ना, तो डेल्टा हाइड्रोजन फॉर all these elements, as we move from top to the bottom, they have a similar character कि पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा, यानी ये ऊपर से नीचे जाने पे धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। हालांकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का जो गैप आता है ये काफी बड़ा गैप होता है, और उसका कारण आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी देखा कि फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये बहुत ज्यादा एफर्ट रखता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने के लिए। तो सबसे पहले फ्लोरीन,
फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसकी हमें बात नहीं करनी है क्योंकि ये हमारे वैसे भी सिलेबस में है नहीं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर हम जाएंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता हुआ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। सो यू कैन से दैट melting point as well as boiling point down the group increases readily. ओके, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे और इनकी डेंसिटी भी बढ़ती ही है। यू कैन ऑब्जर्व 1.5, 1.66, 3.19 एंड 4.94। तो डेंसिटी बढ़ती है। अब क्योंकि ये देख रहे हैं आप, जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, यानी आपस में जुड़ेंगे कि किसी तरह से आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, है ना, इस तरफ चलेंगे जब, तो डाउन द ग्रुप ये डिस्टेंस बड़ी होती चली जाती है, साइज के हिसाब से ही बड़ी होती चली जाती है। क्लोरीन सबसे कम डिस्टेंस होगी 143 पिकोमीटर, फिर 199 पिकोमीटर क्लोरीन में, 228 पिकोमीटर ब्रोमीन में, एंड 266 आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करें अगर, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, यानी बॉन्ड के टूटने की बात करें, इनके बीच की जो बॉन्ड्स हैं, जो F2, Cl2, Br2, I2 के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, इनके टूटने की अगर बात करें तो उसके टूटने में जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो एक जनरल ट्रेंड ये होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन आयोडीन तक पहुंचते पहुंचते भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम की साइज कुछ ज्यादा ही है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इनके इनके दोनों के बीच में अगर I2 है यहाँ पे, मतलब I और I का जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक होने में कंपेयर की बात करें तो उतनी एनर्जी नहीं खर्च होगी जितना कि ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात होगी। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएं ये एनर्जी बढ़ती चली जाए एज पर देयर साइज। बट यू कैन सी दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर द क्लोरीन इज 158.8 kilojoule per mole, whereas for the chlorine it is 242.6 kilojoule per mole. For bromine it is 192.8 kilojoule per mole, and for iodine it is 151.1 kilojoule per mole. Is it clear? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? So you can see easily what the physical properties are here. Okay, now we are moving to the next. अब जो चीजें ऊपर लिखी, ऊपर आपने टेबल में पढ़ी है, वो यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखा रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि थोड़ा इजी भी हो जाए, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। So you can see, first of all, electronic configuration. All these elements have 7 electrons in their outermost shell. मतलब कि S और P को मिला लें, S तो भरा होता है भाई, S में 2 2 पूरे के पूरे रहते हैं, और P में 5 होते हैं। तो 5 और 2 7, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, है ना। एक मिल जाए तो इनका काम बन जाए, मतलब P कंप्लीट हो जाए, फिर और क्या, फिर ये एग्जैक्टली बहुत ही स्टेबल वाली कंडीशन में आएंगे, और इस कारण से इनका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो NH2 NP5 which which is 1 electron short
ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस, और यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं ताकि ये जल्दी से नोबल गैस की तरफ हो जाए। ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, the halogen have smallest atomic radii in their respective periods due to maximum effect with the nucleus, that is maximum effective nuclear charge. The atomic radius of fluoride, like other elements of the second period, are extremely small. ये जो रेडियस है वो extremely small होता है. Atomic and ionic radii increase from fluorine to iodine due to decrease number of quantum cells. Due to decrease number of quantum cells. Is it clear? Okay. Now ionization enthalpy की बात करते हैं. They have little tendency to lose electrons. सभी हेलोजन की बात हो रही है. उनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ देने की तो बिल्कुल इच्छा होती ही नहीं है ना. अभी न जाओ छोड़ के कि दिल लगी भरा नहीं, एकदम वही वाली कंडीशन होती है भाई साहब. ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़ ही नहीं सकते हैं चाहे जो हो जाए. तो बहुत मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल में, बहुत कष्ट में, है ना. ओके. 10. दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यही कारण है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते नहीं हैं और इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है. सबकी, इस पूरे ग्रुप की ही बात करिए, अगर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इनके अगल बगल की बात करेंगे तो वो देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा हाई होती है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की या दो की बात हो रही है, सबकी टेंडेंसी, पूरे ग्रुप की ही टेंडेंसी है ना. जैसे कोई बच्चों का ग्रुप होता है ना, उनके सबकी एक ही जैसी टेंडेंसी होती है, वो एक ही जैसा काम करेंगे. उखाड़ लो जो उखाड़ना भाई सब. ओके. नाउ बैक टू द टॉपिक प्लीज. सो ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size, ionization enthalpy decrease down the group. ऐसा भी आपने ऊपर देखा भी टेबल में कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन की जो एंथैल्पी है कम होती है. वो क्यों होती है मैंने पहले ही समझा दिया था, क्योंकि साइज बढ़ती है ना. अब आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो सोचिए, जो अ, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. अब अगर कोई एलिमेंट है जो कि पीरियड 1 में है, न सबसे ऊपर वाले में, फिर उसके नीचे होगा पीरियड 2, फिर उसके नीचे होगा पीरियड 3, फिर उसके नीचे होगा पीरियड 4, फिर उसके नीचे होगा पीरियड 5, और इस तरह से ये ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे होगा. तो मान लीजिए कि पीरियड 1 में अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के अगल बगल ये हो गया पहला पीरियड. ठीक. अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में है तो इसके आसपास एक और इस तरह से गोला बनेगा पीरियड. ठीक है. अगर कोई तो हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं. तो न्यूक्लियस से पहले पीरियड का जो डिस्टेंस है, लाइक दिस, दिख रहा है ब्लू कलर से. ये डिस्टेंस क्या है, नॉर्मली कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है. लेकिन अगर किसी एलिमेंट में 2 पीरियड है तो आप इसी के बगल में एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए भाई साहब. सीरियस. अब ये क्या है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली 1 वाली से बड़ी है, यानी साइज बढ़ रहा है. इसी तरह से अगर पीरियड नंबर 3 में वो है, यानी ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं. सबसे ऊपर वाले में केवल ये कंडीशन मिल रही है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड कंडीशन मिल रही है. ठीक है. अब थर्ड वाले में और डिस्टेंस बढ़ गई. सो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, आप समझ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होती है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी.
आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो ऐसे थोड़ी जाने देगा, है ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सो दिस इज हाउ you can study about the different things, जैसे जैसे ये एटॉमिक साइज और क्या बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन, उनकी इफेक्टिव चार्जेस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो समझ लो कि आपको सब कुछ क्लियर है। फिर आप इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुट्ठी में रखोगे, है ना। एक दो चीजें अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सब आपको याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, हैलोजेंस। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं। तो halogen have maximum negative electron gain enthalpy corresponding periods। और ऐसा क्यों होता है भाई, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों रखती है अपने पर्टिकुलर पीरियड में? क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स have only one electron less than stable novel gas configuration। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको तो नोट ही कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टॉक कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन इनके एंथैल्पी है अपने पर्टिकुलर पीरियड में वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और वो सबसे ज्यादा नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी रखते हैं। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप becomes less negative down the group। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये लेस नेगेटिव होती चली जाती, कम होती चली जाती। However, the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine। ये एक एक्सेप्शन की बात होती है ना। नॉर्मली ऊपर से या तो भाई एक ट्रेंड होता है, और यहाँ पे क्या है, ट्रेंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग से लिख के बताया कि इसको याद रखेंगे आप कि क्लोरीन से कम होती है। क्यों होता है इसका कारण दे दिया, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन के स्मॉल होने की वजह से कई प्रॉपर्टीज उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की तरह दिखती हैं, अलग जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह। एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन in the relatively small 2p orbitals of the fluorine, and thus the incoming electron does not experience much attraction। है ना, घर के भीतर ही लड़ाई चल रही है तो बाहर वाला के कैसे प्यार कर लेगा भाई। अट्रैक्शन प्यार तो वहां होता है जहाँ एकदम सब कुछ बढ़िया शांत माहौल दिखता है, खुशनुमा माहौल दिखता है। जहाँ पे पहले से लड़ाई चल रही, खून खराबा चल रहा है, वहां प्यार की बातें करना बेकार है। तो फ्लोरीन का भी कुछ ऐसा ही नेचर है ना। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक प्लीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं। दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कारण है कि साइज बहुत छोटा है ना, इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और वो कितना है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4.0। तो ये याद कर लीजिए कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं। अब एक एग्जांपल में क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी है, तो इसको हम क्यों छोड़ें। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी बोर्ड का एग्जाम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड को देने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व है सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जाम्पल है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। और अगर आपको नीट और आईआईटी के एग्जाम देने हैं तो एनसीईआरटी तो आप सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे ही, इसके अलावा इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। एनसीईआरटी का आंसर बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ।
halogens have smallest size. Their therefore high effective nuclear charge हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये समझ में आ रहा है क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो साइज बहुत ही छोटी है। एज अ कॉन्सिक्वेंस दे they readily accept one electron to acquire noble gas configuration। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे ये बहुत ही सही है। ये कर सकता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हैप्पी हो जाएगा। So this is the reason why they are one of the most electronegative elements in their respective period, and so their properties are different, and they exhibit the strong electronegativity in their respective period. Is it clear? Okay. Is the group 17 halogens display smooth variation in their halogens display smooth variations in their physical property. Fluorine and chlorine are the gases. Want to be noted here that fluorine and chlorine are gases. Bromine is liquid and iodine is a solid at normal conditions. Fluorine, chlorine are gases. Bromine is a liquid and iodine is a solid. Their melting and boiling points steadily increase with the atomic number. All halogens are colored, means they have a property to exhibit a different type of colors, and so you can see the iodine test show the blue color. So this is how they have a general tendency to exhibit the different type of color. This is due to why they are colored. Here it is a short explanation which is given here. This is due to the absorption of radiation in visible region. जब भी विजिबल रीजन में कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होती तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जरूर कोई ना कोई होता है और वो बाहर निकलता है। जैसे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, विजिबल रेंज में से रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नॉर्मली वो उनके लिए बेटर है, एनर्जेटिक है। ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको बाहर निकालते हैं, तो ग्रीन कलर की सरफेस हमें दिखनी शुरू हो जाती है। So this is how the all type of different chemicals they exhibit different colors। जैसे पटाखे बनाने में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, कलर दिख जाता है। So this is due to the absorption of radiation in visible region which results in the excitation of outer electrons to higher level। और इसके बाद फिर जब वो नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन they display different colors। So they display different colors। For example, fluorine has yellow, chlorine has greenish yellow, bromine is red and iodine is violet या blue, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, है ना। इज इट क्लियर? तो ये कलर्स जरूर याद कर लेना, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार प्रैक्टिकल के वाइवा वॉइस में भी पूछा जाता है, वाइवा वॉइस में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन react with water। Fluorine and chlorine react with water। Bromine and iodine are only sparingly soluble in water, but they are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, and hydrocarbons to give colored solution। ये सही? Is it clear? Okay. One curious anomaly we noticed
from the table 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to the Cl2। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके डिसोसिएशन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? जबकि एक्स एक्स की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करती है ना। और वो ट्रेंड क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड ट्रेंड है Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। बट फ्लोरीन और क्लोरीन के रिलेशन में चेंज हो जाता है, जबकि होना चाहिए था कि फ्लोरीन सबसे पहले आना चाहिए था। नाउ यू सी द रीजन। A reason for this anomaly is the relative large electron repulsion among the lone pair of fluorine molecules, where they much closer to each other। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है F2, इनकी साइज वास्तव में बहुत छोटी है, रियली बहुत ज्यादा छोटी है। तो साइज छोटी होने से नुकसान क्या हो गया कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ था वो भी बड़े नजदीक नजदीक हो गए। अब ये जो नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी जहां से बॉन्ड बना था, वो आपस में झगड़ा करने लगे और रिपेल करने लगे, एक दूसरे को दूर ढकेलने लगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया। और क्लोरीन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गया। सो दिस इज व्हाई द anomalous behavior of F2 molecule is observed in the case of bond dissociation enthalpy। Now, another example 7.15 is here। Question है, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine। Why? कह रहा है कि यहाँ तो बॉन्ड डिसोसिएशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की कम है ना, लेस निगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन फिर भी फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे हैं। इट इज ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट, इट इज ड्यू टू फर्स्ट वाला क्या है? लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ एफ बॉन्ड, है ना। फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसके डिसोसिएशन में कम एनर्जी खर्च होती एज कंपेयर टू क्लोरीन। कारण मैंने अभी अभी बताया था, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो इतने नजदीक होते हैं कि रिपेल करने लगते हैं। तो जो बाहर से जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां रिपल्सन चल रहा है। सेकेंड, हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन आयन। ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि क्लोरीन को ऐसा करना चाहिए था। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। ये कैसे केमिकल रिएक्शन करेंगे? ऑल द हैलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मतलब इनके लिए आप आंख खोल के कह सकते हैं कि इतना तो ये करते ही करते हैं, ठीक है। However, chlorine, bromine, and iodine exhibit +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हालांकि ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है, बट ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है। सो यू कैन सी इट हियर कि NS ये तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, और NP में एक स्पेशल बात है कि P में एक जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। एंड इन दिस कंडीशन पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता ही मिलता है, कहीं से भी आपको ये मिल ही जाता है, ठीक है। अब अगर एक्साइटेड होने की बात करें तो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में आपको दिख रहा है। अगर एक्साइटमेंट बढ़ जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नेक्स्ट डी लेवल में जाएगा। यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। तो जब ये मूव करेगा
तो अब देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, दिख रहा है। फिर एक और एक्साइटमेंट होगी, तो अब जो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है जो एंटी रोटेशन कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये यहाँ तक कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं है ना? ठीक है। अब अगर थर्ड एक्साइटमेंट होगा तो ये जो सेम, अब एन, जो एन है यहाँ पे, ये आपको याद रखना होगा कि ये सेम ऑर्बिट में है, एन की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे, अदरवाइज ये रोटेशन, ये जो एक्साइटमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इतना भी आगे जंप नहीं कर पाएगा। नाउ इन द वेरी थर्ड कंडीशन, जब तीसरी बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एस वाला मूव करेगा और यहाँ पे आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ये थोड़ा सा लग रहा है बाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंडीशन में, इन द वेरी फर्स्ट कंडीशन, इट इज नॉर्मली -1 और यू कैन से +1, अगर ये निकल जाए तो +1, ठीक है, बट नॉर्मली ये -1 तो शो करेंगे इसका। But in the very second situation, you observe oxidation state of +3. In the very third situation, you observe oxidation state of +5. Whereas in the last one, you can easily observe oxidation state of +7. And this is how the higher oxidation states of chlorine, bromine, and iodine are realized mainly when halogens are in combination with small and highly electronegative फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसके अलावा फिर वो नॉर्मली -1 ही शो करते हैं, क्योंकि ये इनकी जनरल टेंडेंसी तो ये है ही नहीं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करें। इज इट क्लियर? ओके, गुड। हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एग्जाम्पल हियर, इन इंटर हैलोजेंस द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सा एसिड्स, ये इसके एग्जांपल थे कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +4 एंड +6 occur in the oxides and oxoacids of chlorine and bromine. Chlorine and bromine. The fluorine atom has no d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octet. Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state. ठीक है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही करेगा। कौन? फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल ही नहीं, तो वैसे भी आगे इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है, तो -1 ही शो करता है। ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, इनके रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से ये नोबल गैस कन्फिगरेशन में पहुंच जाएंगे। सो ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच सकते हैं, वो हमेशा हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, है ना, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, वो सब के सब हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह से अ, ये हेलोजन ग्रुप जो है, इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, और इसलिए ये रिएक्शन को ज्यादा शो करते हैं। दे आर हाईली reactive. Okay, they react with the metals and non-metals to form halides. The reactivity of the halogens decrease down the group. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे हेलोजेंस में, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, the the ready acceptance of an electron is the reason for strong oxidizing nature of the halogen. ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकते हैं और इसीलिए इनका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको देखने को मिलता है सभी हैलोजेंस का। F2 is the
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता ही लेता है, एंड इट ऑक्सीडाइजेज अदर हैलाइड्स। ये दूसरे हैलाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि दूसरे हैलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो F2 is the strongest oxidizing halogen, and it oxidizes other halide ions in the solution or even in the solid phase also. In general, you can say that a halogen oxidizes halide ions on higher atomic number. For example, here it is F2 fluorine plus 2x. So now you can see it 2F negative and it is X2. अब यहाँ पे X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। आपने देखा यहाँ पे फ्लोरीन किस तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसकी टेंडेंसी इसीलिए है कि बाकी हेलोजन से ये स्ट्रॉन्ग है। इसी इसी तरह से Cl2 अगर किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है और वहां पे दूसरा कोई हेलोजन है तो Cl2 कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जब इससे कमजोर आदमी होगा। अब कमजोर कौन होगा भाई, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्यों देगा, नहीं देगा। समझ रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना होगा कि हेलोजन्स में जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है हेलोजन ग्रुप में ही। जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो ये आयोडीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा लेकिन आयोडीन को तो कर ही सकता है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे। ओके, द डिक्रीजिंग oxidizing ability of the halogen in the aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potential, which is depend on the parameters indicated। कौन कौन से पैरामीटर है भाई, तो वो ये है कि 1/2 गैसेस। अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो एक्स गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हाइड्रोजन होगा तो ये एक्स माइनस में कन्वर्ट होगा। तो पावर ऑफ द हेलोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, फ्लोराइड ऑक्सीडाइजेस water to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid। देखा, फ्लोरीन के साथ अलग रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अलग रिएक्शन हो रहा है। तो अब तो आपको फ्लोरीन की एक अलग बिहेवियर दिख ही रही है ना। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, इनफैक्ट आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन के साथ उसका रिलेशन अलग होगा, लेकिन जब आयोडीन है तो इसके साथ रिएक्शन अलग होगा। ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस यही है कि फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है। नीचे रिएक्शन देखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, so you can observe the reaction। ये हो गया 2F2, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 2F2, यहाँ पे है H2O। अब यहाँ पे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो फ्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आपने देखा H2O के साथ रिएक्शन अलग हो रहा है। अब दूसरे हेलोजेंस की बात करें, X2 प्लस H2O। अब यहाँ कौन है, X, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब यहाँ रिएक्शन होगा तो ये देखा आपने HX बना लिया। ठीक है, यानी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। HOX बना दिया यानी हाइपोहेलस टाइप की कंडीशंस बना देते हैं, है ना। कैसे, हाइपोहेलस एसिड बना रहे हैं। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड या हाइड्रोहेलिक क्या बोलते हैं कंपाउंड्स या एसिड बना रहे हैं। तो ये अलग अलग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा।
मिल रहा है इजीली। अब की बार आयोडीन एक बिल्कुल ही अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो आपने देखा कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन ने ही इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि अब की बार ऑक्सीजन स्ट्रांग है। अब एनामलस बिहेवियर की बात चली रही है, तो फ्लोरीन के एनामलस बिहेवियर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। मैक्सिमम चीजें तो आपको ऊपर के डिस्कशन से क्लियर हो चुकी हैं कि ऐसा क्यों है, एनामलस बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको समझने में प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो मैं जल्दी से रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल रहे। लाइक अदर एलिमेंट्स, P block represent second period of the periodic table. Is it clear? Fluoride is anomalous in the properties. For example, ionization enthalpy, electronegativity, and electrode potential are all higher for fluorine than expected uh, from the trends set by the other halogens. अपनी इस प्रॉपर्टीज को वो बिल्कुल अलग शो करता है. ऑल्सो ionic and covalent radii, melting point and boiling point, that is MP and BP, enthalpy of bond dissociation and electronic enthalpy are quite lower than the expected. What we actually expected, which is what lower in the in the fluorine than other groups members than other members of the same group. ऐसा क्यों? Because of the size. The anomalous behavior of the fluorine is due to, अब ये कारण क्या है, इतनी anomalous behavior क्यों शो कर रहा है, एकदम अलग अंदाज में क्यों है? It is due to the small size, highest electronegativity, इससे ज्यादा कोई electronegative है नहीं, low F2F2 bond dissociation enthalpy, and non-availability of d orbitals. So these points are one of the most important points. So you can learn it by anyhow for your upcoming examinations. Okay. Most of the reactions of the fluorine are exothermic. It is due to the small and strong bond formed by it with other elements. It forms only one oxoacid, while other halogens forms a number of oxoacids. Hydrogen fluoride is a liquid. Boiling point is 293 Kelvin due to the strong hydrogen bonding. Hydrogen bond is formed in HF, that is hydrogen fluoride, due to small size and high electronegativity of fluorine. Electronegativity of fluorine. Other hydrogen halides which have bigger size and less electronegativity are gases. ठीक है. HF is what? Is liquid. जबकि अदर जो कंपोनेंट्स बन रहे थे वो गैसियस फॉर्म में थे. अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 के हाइड्रोजन की और क्या क्या रिएक्टिविटीज हैं. तो आपको पता है कि ये बहुत आसानी से हाइड्राइड्स बना लेते हैं, बहुत इजीली हाइड्राइड्स बना लेते हैं. So reactivity towards hydrogen solve in water to form hydrohalic acids. Is it clear? Some of the properties of the hydrogen halides are given in the table, and we are going to study that table also. This is important. Whenever we have a table, we must study the table so that it can provide one of the most best and best information regarding the compounds. Okay, the acidic strength of these acids varies in order: hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, and hydrogen iodide. HF smaller than HCl, smaller than HBr, smaller than HI. That is, HI is one of the most greater activity. There's big strength shown by HI. The stability of these halides decreased down the group due to the increase in the bond dissociation enthalpy, as HF is the most stable one, HCl is the less stable than HF, HBr is less stable than HCl and HF also, whereas HI is the least stable in this table. Now we have properties of hydrogen halide here.
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो HF की मेल्टिंग पॉइंट है 190, HCl 159, HBr 185। अब देखिए इन दोनों में चेंज आ गया, ठीक है। और HI में 222। तो जनरल क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, करंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन HF ऑलरेडी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। तो यही एनोमलस बिहेवियर है फ्लोरीन की। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें फिर वही है, जनरल ट्रेंड होता है क्या, इंक्रीज होना, बट फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा चेंज होगा। तो 293, HF, HCl 189, HBr 206, HI 220। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एकदम कॉमन ट्रेंड को ये फॉलो करते हैं, क्योंकि साइज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, इसमें कहीं कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें किलो जूल पर मोल में, HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज 574 किलो जूल पर मोल, जबकि 432 हो जा रहा है HCl में, 363 हो जा रहा है HBr में, 295 हो जा रहा है HI में। तो एक एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, डिक्रीज होने का ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। इसी तरह से कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3.2 -7.0 -9.5 -10। तो ये प्रॉपर्टी आपको बस याद रखनी है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते तो हैं, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होंगे। भाई ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना थोड़ी ना आपस में बर्दाश्त कर पाएंगे, बड़ाई हुई यार। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298। तो स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है, and it is due to the electronegative properties of these elements. These oxides are essentially oxygen chloride because of the high quantity of fluorine than oxygen। ये याद रखना है, ठीक है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो OF2 हो या O2 F2 हो। O2F2 is plutonium to PuF6, PuF6, and the reaction is used in removing the plutonium as PuF6 stability of oxides. Is it clear? That is iodine, chlorine, and bromine. Higher stability of oxides of iodine is due to the greater polarizability of between iodine and oxygen, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पोलराइज होने की कैपेसिटी रखते हैं। In the case of chlorine, multiple bond formation between chlorine and oxygen due to availability of T orbitals. Is it clear? This lead to the increase in stability. Bromine lack both characteristics, bromine में दोनों ही गैस हैं, stability oxides bromide increased। इसलिए ब्रोमीन के केस में जब bromide बनता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो काफी अनस्टेबल होते हैं। द हायर ऑक्साइड्स हैव मोर स्टेबल देन द लोअर वन। तो ये जनरल सी प्रॉपर्टी है, इसको आप मेमोराइज रखेंगे। इससे आप अपनी बात को रिपीटेशन याद हो गया होगा प्रॉपर्टी कि कौन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। आई थिंक कि बहुत इजीली ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, बहुत स्मूथली चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन ऑक्साइड्स, दैट इज Cl2O, O2, Cl2O6, Cl2O7, ये याद रखना, ये सभी ऑक्साइड्स क्लोरीन के हैं। एंड दे आर व्हाट, highly reactive oxidation agents and agent
for paper pulp and textile and in water treatment, है ना, जो ब्लीच किया जाता है. The bromine oxides BrO, Br2O, BrO2, BrO3 are least stable halogen oxides. Least stable halogen oxides and exist only at low temperatures. ठीक है. They are very powerful oxidizing agent. ये पहली बात तो लो टेम्परेचर पे होंगे और ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. द आयोडीन ऑक्सीडाइजेस, ध्यान से देखिएगा, O2 I2O7. So the iodine oxides, you can see here, the iodine oxides I2O, I2O7 solid and decompose heating. O5 is a good oxidizing agent, is used in the estimation of carbon monoxide. सॉल्व एक कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए हम केमिकल यूज कर सकते हैं. आंसर 2 को हम बढ़ते हैं. मिनट और हम लोग एकदम लास्ट. एक्टिविटी टुवर्ड्स द लेके पढ़, इतना टेंशन क्यों हो. रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है. मेटल की बात करें तो मेटल खास बात है कि वो दे और इलेक्ट्रॉन लेना है. दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा ही संबंध होने वाला है. आइए संबंधों को देखते हैं. हेलोजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स. बिना किसी समस्या के ये मेटल हैलाइड बनाएंगे खुशी खुशी. फॉर एग्जांपल, ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड. यहाँ रिएक्शन को रिएक्शन है बहुत बढ़िया वाला. सो द कैरेक्टर ऑफ डिक्रीज इन ऑर्डर. एमएफ किस ऑर्डर में डिक्रीज होंगे, इसी ऑर्डर में. एमएफ, एमसीएल, एमबीआर, एमआई, वेयर एम इज द मोनोवैलेंट मेटल. यहाँ पे कोई